नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आर्या अकेडमी। दोस्तों, अभी तक के हमने हिंदी वर्णमाला के 2 लेक्चर देखे हैं जिसमें हमने स्वर और व्यंजन बहुत ही विस्तार से हमने समझा है। आज हम वो जो हमारे 2 टॉपिक जो हुए हैं स्वर और व्यंजन, उसके ऊपर एमसीक्यू है। और मुझे लगता है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने उस वीडियो को देखना चाहिए। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जब वो आप बहुत अच्छे से समझोगे तो फिर ये आसानी से आप कर पाओगे। और अगर टाइम नहीं है तो मुझे लगता है कि इसको ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने पर आपके पूरे कंसेप्ट भी शायद धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो लगभग इसमें 70 से 80 हमने स्वर और व्यंजन के एमसीक्यू शामिल करे हैं। इसकी पूरी प्रैक्टिस करिएगा, इसको दोहराइएगा, तो पूरी संभावना है कि बहुत ही रेयर चांस होगा कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत होंगे। हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, स्वर कितने हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है। ऐसे बहुत सारे सरल सवाल, कठिन सवाल दोनों आपको मिलेंगे। तो जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है जो स्वर है वो कितने हैं, 11 है। और अगर आपसे पूछे मूल व्यंजन कितने हैं तो ये हो गए 33। परंतु यहाँ पे सवाल जो है कि स्वरों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका जो आंसर है वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? री, र, ए, ओ। आपको पता है कि ऋषि का जो री है ये भी स्वर है, ए भी स्वर है और औ भी स्वर है। तो कौन सा स्वर नहीं है? र स्वर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में किस स्वर का उच्चारण सबसे छोटा होता है? हिंदी में किस स्वर का उच्चारण सबसे छोटा होता है? आपके पास ऑप्शन है आ, ई, अ, उ। आप बोलोगे तो ही आप इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, इसका आंसर आपको निकल आएगा कि भाई इसका जो आंसर है वो है अ। अ का जो उच्चारण है सबसे छोटा होता है, सबसे कम समय लगता है अ के उच्चारण में। इसके बाद देखें हम स्वर किस प्रकार की ध्वनि है। स्वर किस प्रकार की ध्वनि है? आपके पास ऑप्शन है रुद्ध, अवरुद्ध, मुक्त और संयुक्त। तो अगर आपने पहले का लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर पता चल चुका होगा कि जो स्वर है वो मुक्त ध्वनि है। स्वर मुक्त ध्वनि क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं और इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हम स्वर उसे ही कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र है तथा उच्चारण में किसी अन्य वर्णों या व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कौन सा स्वर है? अ कौन सा स्वर है? आपके पास ऑप्शन है ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और विसर्ग। हमने स्वर पढ़ते हुए स्वर के 2 प्रकार पढ़े, वैसे तो हमने 3 प्रकार पढ़े हैं कि एक संस्कृत का जो प्लुत स्वर है वो भी हमने इसमें पढ़ा है। तो हमने दीर्घ स्वर और हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसके पहले हमने देखा कि सबसे कम समय किसके उच्चारण में लगता है, तो वो है अ। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व, कि अ जो है ह्रस्व स्वर है। इसके बाद आगे बढ़े। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? ह्रस्व स्वर कौन से है? अ, ई, उ, ऋषि, आ, ई, उ, ए, ओ और ए और औ। तो जैसे कि आपको अभी तक के पता चल चुका होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अ, ई, उ और ऋषि। ह्रस्व स्वर जिनके प्रोनाउंसिएशन में, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, तो ये जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं और ये दीर्घ स्वर में है। आपको ध्यान रखना ये सब के सब दीर्घ स्वर है तथा ये जो है ये जो ऑप्शन है ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं? अभी ही जस्ट हमने इसके पहले डिस्कस किया। तो दीर्घ स्वर आइए देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन ए अ, ई, उ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो भाई ह्रस्व स्वर है। ऋषि, री, ओ और ए ये तो ह्रस्व स्वर है परंतु ये दीर्घ स्वर हो गए। वहीं अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो बिल्कुल आपने जो सोचा है, मुझे लगता है आपने यही सोचा होगा। तो सही जो आंसर है सी,
ये सब के सब जो है दीर्घ स्वर है। ऋषि का उच्चारण किस स्थान से होता है? ऋषि का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो कल हमने ये भी पढ़ा है कि स्वरों का उच्चारण हमारे मुंह के अलग अलग कौन से भागों से होता है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो, देखा हो, तो आप ये पूरे प्रश्न को बना लोगे। आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगा, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर इसका निकलना चाहिए। तो री का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो सही जो उत्तर है वो है कंठ। कंठ मतलब गला। गला से हम री का उच्चारण कर रहे हैं। ई और ई का उच्चारण कहां से होता है? ई और ई, तो जब आप बोल के देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है मूर्धा, तालु, होंठ और कंठ। इसका जो सही आंसर है ई और ई का उच्चारण जो हो रहा है तालु से होता है और इनको तालव्य स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछे तालव्य स्वर तो उसका उत्तर क्या होगा? ई और ई। तो ई और ई का उच्चारण तालु से हो रहा है, ये तालव्य स्वर है। इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। उ और उ किस प्रकार के स्वर हैं? कंठ, तालव्य, ओष्ठ, दंत। सही उत्तर है ओष्ठ। इन्हें हम ओष्ठ स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ओठ का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और ए किस स्थान से उच्चारित होते हैं? ए और ए किस स्थान से उच्चारित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मूर्धा। इन्हें हम मूर्धा स्वर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औ और औ कौन से स्थान से उच्चारित हो रहे हैं? औ और औ, तो इसका सही जो आंसर है आपके पास ऑप्शन देख लीजिए कौन से है। कंठ है, ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है और तालव्य है। तो जो इसका सही आंसर है वो है कंठ ओष्ठ, क्योंकि जब हम ओ और औ का उच्चारण करते हैं तो इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग हो रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, परंतु कई बार ऐसे सरल क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो सवाल यह है कि हिंदी में स्वर की मात्रा जो है, ई की मात्रा क्या है? ये आपको बताना कि ई की कौन सी मात्रा है। ये देखिए बड़ी ई है, तो इसका जो सही आंसर आपको पता चल चुका होगा कि ये इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। ई की मात्रा किस रूप में आती है? अभी छोटा ई है तो छोटे ई की मात्रा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्वर कितने रूपों में प्रयुक्त होता है? स्वर कितने रूपों में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। पहले तो इस स्वर कितने रूप में प्रयुक्त होता है इस प्रश्न को ही समझने में समय लग जाएगा, परंतु इसका पहले हम आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 2। बी इसका आंसर है कि स्वर कितने रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा स्वर जो है 2 रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। वो कैसे? पहला तो स्वतंत्र रूप में। स्वतंत्र रूप में कैसे कि अ, आ, ई, उ, ये जो स्वर है इनका अपने आप में एक अस्तित्व है। ये स्वतंत्र, अ का आप अलग से उपयोग कर सकते हैं, ई का आप अलग से उपयोग कर सकते हैं, इन सभी स्वरों का आप अलग से उपयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयुक्त जो है हमने देखा कि भाई स्वतंत्र रूप से पहले प्रयुक्त हो रहे हैं, और दूसरा ये जो है मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है जी। तो आपसे पूछें कि स्वर कितने रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो स्वर जो है 2 रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। स्वतंत्र रूप से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और मात्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कमरा शब्द में आ किस रूप में है? तो स्वतंत्र स्वर के रूप में है, मात्रा के रूप में है, विसर्ग के रूप में है और ह्रस्व के रूप में। देखो डबल से इसी क्वेश्चन का अगला रूप है एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसी का अगला रूप आपको 16वें में देखने को मिल रहा है कि कमरा शब्द में आ किस रूप में है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब आप देखेंगे कि आपने लिखा कमरा लिखा आपने, इसको आप क धन म धन र धन आ भी लिख सकते हैं। अगर आप र में हलंत लगा दे दो तो ये क्या हो गया? कमरा।
तो ये आपसे पूछ रहे कि आ किस रूप में है, तो आ किस रूप में यहाँ पे, मात्रा के रूप में, ना ही स्वतंत्र स्वर के रूप में। कहीं आ अगर स्वतंत्र स्वर के रूप में होता तो आपको आ लिखा हुआ दिखता है यहाँ पर, ऐसा विसर्ग के रूप में हो नहीं सकता। और आ जो है दीर्घ स्वर है, ह्रस्व तो है नहीं। तो ये अगर आप ऐसा तोड़ लेते हो तो इसका आंसर आप निकल पाओगे कि क धन म धन र धन आ। कमरा में जो आ है वो मात्रा के रूप में है। इसके बाद आगे प्रश्न की बात करें, अह, इसको अब अह बोलते हैं। क्यों स्वर नहीं माना जाता है? यह व्यंजन है, यह मात्रा है, यह ध्वनि है, या यह संयुक्त स्वर है? तो अ को हम जो है स्वर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यह ध्वनि चिन्ह है। आपको याद रखना है कि हम जो है स्वर को जो अह है इसको हम 11 स्वर में शामिल नहीं करते हैं, है ना। तो इसको हम 11 स्वर में शामिल नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो गया? यह ध्वनि चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़े। री ऋषि का हिंदी में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसे किस भाषा से लिया गया है? और ये आपको पता है किस भाषा से लिया गया है? हमने इसे संस्कृत भाषा से लिया है। तो सही आंसर क्या हो गया? संस्कृत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, औ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग और अनुस्वार। ओ जो है, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? जैसे आप अगर ऑप्शन देखेंगे, अनुस्वार हो नहीं सकता, विसर्ग है नहीं, या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा। और आपको पता है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और ओ ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा हवा निकल रही है। उत्तर क्या है? दीर्घ। तो ओ जो है वो दीर्घ स्वर है। इसके बाद देखिए हम ए का उच्चारण कहां से होता है? यही क्वेश्चन हमने इसके पहले भी देखा था। ए का उच्चारण कहां से हो रहा है? तालु, मूर्धा, ओठ और दांत। तो सही उत्तर है कि जो ए का जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है मूर्धा से। ठीक है, ए और ए दोनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो आपको याद रखना है कि उच्चारण के आधार पर हम स्वर को 3 भागों में बांट रहे हैं। तीसरा भाग हम इसलिए ले रहे हैं इसमें जो संस्कृत से आया है। अगर कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है स्पेसिफिक होकर, तो आपको बताना है कि 3 भाग है। कौन से? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, जो कि संस्कृत से हिंदी में आया है। ये ओरिजिनल हिंदी का नहीं है, खासकर संस्कृत में इसको हम मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अम क्या है? स्वर, मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग। जैसे कि आपको पता है कि इसको हम स्वर में शामिल नहीं करते हैं, यह मात्रा भी नहीं है। तो ये क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार आपको ध्यान रखना है, अम जो है अनुस्वार है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में उच्चारण के समय सबसे अधिक समय लेने वाला स्वर कौन सा है? पूरे के पूरे 11 स्वर में सबसे अधिक समय कौन सा स्वर लेता है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक समय जो लेने वाला स्वर है वो है औ। औ जो है सबसे अधिक समय लेता है। इसके बाद आगे बढ़े तो कौन सी जोड़ी सही है आपको ये बताना है। अब सही जोड़ी का सवाल है और सही है आपको ये बताना है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है अ दीर्घ स्वर, ऋषि, कंठ, ई, ओष्ठ, उ, तालव्य। ठीक है, अब आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे दोगे। ए जो है दीर्घ स्वर नहीं है। ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। तो मतलब ए तो गलत हो गया। ई का उच्चारण कंठ से होता है, इसके पहले हम देख चुके हैं, तो यहीं इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो ई जो है ऋषि जो है इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, सही है। और वहीं से आप ई को देखेंगे तो ई का उच्चारण तो भाई तालव्य से हो रहा है, ना कि ओठ से हो रहा है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कंठ, बी। जो ऋषि है इसका, जो री है इसका उच्चारण जो है कंठ से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो जैसे ही आपको गलत दिखा तो सबसे पहले आपको गोला मार लेना उसके ऊपर कि आप कोई पता रहे कि आपको गलत चुनना है, क्योंकि कई बार हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत प्रश्न का
प्रश्न का गलत उत्तर हम दे देते हैं। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए अ जो है ह्रस्व, आ दीर्घ, ए संयुक्त स्वर और ए कंठ स्वर। आप इसमें देखेंगे कि जो ह्रस्व है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अ जो है ह्रस्व स्वर है, आ जो है दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ए जो है संयुक्त स्वर है, ये भी सही है। और ए जो है वो कंठ स्वर नहीं है, इसको हम एक तो मूर्धा में रखते हैं और दूसरा ये जो है कौन सा हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त स्वर हो गया और दूसरा मूर्धा से इसका उच्चारण हो रहा है ए का। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर क्या है, डी। ठीक है, ये जो है गलत है। प्रश्न नंबर 27 पे चलिए कि सही युग्म आपको पहचानना है। फिर वही ई दीर्घ, उ ह्रस्व, औ संयुक्त और अम मूल स्वर। अब आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप एकदम से पकड़ लोगे कि भैया अम जो है मूल स्वर नहीं है, ये तो क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर सही युग्म पहचानना है, तो ये ई देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। ई जो है इसको दीर्घ बोल रहा है, मतलब ये गलत है। उ को ये ह्रस्व बोल रहा है, मतलब गलत है। ओ को ये संयुक्त बोल रहा है, मतलब सही है। और अम को ये मूल स्वर बोल रहा है, मतलब ये गलत है क्योंकि ये अनुस्वार है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा, सी। ए, बी और डी गलत है, ओनली सी सही है क्योंकि जो ओ है संयुक्त स्वर है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो ई है वो दीर्घ स्वर नहीं है, ये कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। उ जो है, उ कैसा स्वर है, अगर आपसे पूछा जाए उ तो ये दीर्घ स्वर आ जाएगा। ओ जो है संयुक्त स्वर बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर में भी आता है। और अम जो है मूल स्वर नहीं है, ये अनुस्वार है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो 28 में कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहां पर फिर पूछ रहा है कि भाई गलत कौन सा है। तो अब अगर आप देखोगे तो ई जो है तालव्य, उ जो है ओष्ठ, ए दीर्घ, अ संयुक्त। तो आपको पता है कि आप पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा है, तो ए जो है, अ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, ये तो भैया मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ रहा है, संयुक्त स्वर नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम। सही स्वर उच्चारण स्थान जोड़ी आपको बनाना है। कंठ गलत है, ए तालव्य, अम दीर्घ, री दंत। अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। उच्चारण से सही जोड़ी बताना कि स्वर का उच्चारण सही जगह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, क्योंकि ए का तालव्य से उच्चारण होता है, तालव्य की सहायता से ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले कि कौन सी जोड़ी गलत है, आपको यह बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। आ दीर्घ, ई ह्रस्व, उ दीर्घ और ए ह्रस्व। आप देखोगे कि ए बी सी ये तीनों के तीनों सही है, परंतु जो ए है वो गलत है, क्योंकि जो ए है ये भी दीर्घ स्वर में आता है। तो आपके 4 ऑप्शन में जो आपका जो उत्तर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले तो इसमें अ ई उ दिया है, इन तीनों का क्या समान गुण है। दीर्घता, संयुक्त स्वर, ह्रस्व, ओष्ठ उच्चारण। तो आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर है कि अ ई उ ये तीनों के तीनों ह्रस्व स्वर है। इन तीनों का समान गुण क्या है, तीनों के तीनों ह्रस्व स्वर है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़े हम। कौन सी जोड़ी उच्चारण स्थान के अनुसार गलत है, पूछ रहा हूं आपसे। अब आपको गलत बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कि अ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालव्य से, उ का उच्चारण ओष्ठ से और औ का उच्चारण तालव्य से। अब आप देखेंगे कि कौन सी जोड़ी उच्चारण के अनुसार गलत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो औ है ये गलत है, क्योंकि औ का उच्चारण ओष्ठ और कंठ से हो रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। जो ओ है उसका उच्चारण ओष्ठ से प्लस कंठ से
कंठ से हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी। इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि सही स्वर प्रकार की जोड़ी कौन सी है, ये आपको बताना है। अम मूल स्वर, ऋषि री संयुक्त स्वर, ए दीर्घ स्वर और ई दीर्घ स्वर। इसका सही उत्तर क्या है? सही बताना है आपको। तो अगर आप पहले ऑप्शन की देखेंगे, अम मूल स्वर नहीं है, ऋषि री संयुक्त स्वर नहीं है, ए दीर्घ स्वर है और ई ह्रस्व स्वर है। आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ए जो है ये सही है, बाकी अन्य तीनों गलत है और उनका क्यों गलत है उसका कारण भी आपके सामने आ चुका है। ओ का उच्चारण किस दो स्थानों से होता है? ओ का उच्चारण किस दो स्थानों से हो रहा है, ये सवाल है भाई। तालु और कंठ, ओष्ठ तालु, ओष्ठ और कंठ, और अंतिम ऑप्शन है कंठ और मूर्धा। तो इसका सही क्वेश्चन सही आंसर क्या रहेगा 34 का, कि जो ओ का उच्चारण है वो ओष्ठ और कंठ से हो रहा है। तो अगर आपसे सवाल पूछे ओ और औ इन दोनों का उच्चारण ओष्ठ से और कंठ से हो रहा है, मतलब ओठ और गले से इन दोनों का उच्चारण होता है। इन दोनों का कौन से का? ओ का और औ का। तो 34 का सही आंसर क्या हो गया? सी। 35 की बात करें कि कौन सी जोड़ी सही है, फिर वही क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने रिपीट करे थोड़े से कि आपको पूरा याद हो जाए, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेते। 35 की बात करें तो अ मूल स्वर, अम दीर्घ स्वर, थर्ड ऑप्शन है री संयुक्त स्वर और ए ह्रस्व स्वर। अब आप, मुझे लगता है कि इतना बार बार आप सुन चुके हो कि इसका आंसर आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं, ए की बात करें तो ये दीर्घ स्वर है, री की बात करें तो ये संयुक्त स्वर नहीं है, अम की बात करें तो ये जो है दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आ रहा, ये अनुस्वार है, ये आपको ध्यान रखना है। अ की बात करें तो ये मूल स्वर में आ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा 35 का? ए। अब 36 की बात करें, सही बताना है आपको कि कहां से किसका कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है। ऊ की बात करें तो तालव्य, जो कि गलत है। ए की बात करें ओष्ठ, जो कि गलत है। री की बात करें कंठ, अब बताइए जो कि सही है। और आ की बात करें जो कि ह्रस्व नहीं दीर्घ है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन रहे, सही आंसर क्या हो गया इसका? री। ठीक है जी, सही आंसर हो गया इसका री, क्योंकि जो ऊ है इसका ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है, ए का तालव्य से उच्चारण हो रहा है, री का कंठ से उच्चारण हो रहा है और आ जो है दीर्घ स्वर है। आई होप आपको ये प्रश्न भी क्लियर हुआ होगा। 37 की बात करते हैं हम। 37 ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? औ का। अभी जस्ट हमने देखा कि भाई ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब हम देखें, ऑप्शन है आपके पास दंत, तालव्य, कंठ, ओष्ठ और कंठ। आप इसका आंसर जरूर बताइए, सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है, और आई होप आपने सही सोचा होगा। इसका जो आंसर है ओष्ठ और कंठ है ना भाई। ओ का उच्चारण ओष्ठ और कंठ से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि कौन सी जोड़ी गलत है, आपको बताना है। 38 में अ जो है विसर्ग है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अम अनुनासिक। तीसरा ऑप्शन अ संयुक्त स्वर और ई दीर्घ स्वर। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो गलत कौन सा है हम डबल से अब देखते हैं। तो इसका सही जो आंसर है 38 का वो है सी, क्योंकि अ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, यह ह्रस्व स्वर है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें कि कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। बहुत बेसिक सवाल पूछ लिया है कि कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है, और इसका हम सीधे आंसर ही देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए, ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये ह्रस्व स्वर है। बाकी ये तीनों दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब कौन सी जोड़ी सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 के ऑप्शन है अ, पहला ऑप्शन अह जो है विसर्ग है, बी ऑप्शन ई तालव्य, सी ऑप्शन ए दीर्घ और डी ऑप्शन ऊ कंठ। आपसे पूछा है कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है ऊ कंठ। बाकी सबका
बाकी सब बिल्कुल सही है। और जो है उ जो है इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, और ए तो दीर्घ है ही और अ भी विसर्ग है, ये आपको पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो सही युग्म आपको बताना है, सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अम संयुक्त स्वर है, ऑप्शन नंबर बी अह संयुक्त स्वर है, ऑप्शन नंबर सी री दीर्घ स्वर है, और ऑप्शन नंबर डी ए संयुक्त स्वर है। कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो जैसे कि आपको पता है इसका सही आंसर है डी, ए जो है संयुक्त स्वर है। अगर हम अन्य तीनों ऑप्शन की बात करें तो जो अम है ये संयुक्त स्वर नहीं है, इसको आप अनुस्वार अनुनासिक बोल सकते हैं आप। अह की बात करें तो इसको आप संयुक्त स्वर नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक विसर्ग में आ जाएगा। री की बात करें तो ये ह्रस्व स्वर है, और ए जो है संयुक्त स्वर है। तो सही जो इसका आंसर है ये आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें कौन सी जोड़ी सही है। अम, ऑप्शन नंबर ए है अम अनुनासिक, अह अनुनासिक, री विसर्ग, ई ह्रस्व। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी जोड़ी सही है। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा अभी तक के 42 का जो आंसर है क्या हो सकता है। री है ये विसर्ग है, ये गलत है। ई ह्रस्व है, ये भी गलत है। अह अनुनासिक है, गलत है क्योंकि ये विसर्ग में आता है। तो सही आंसर क्या हो गया अम अनुनासिक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चले। निम्न में से सही जोड़ी कौन सी है? सही जोड़ी कौन सी है, कौन सी सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ई दीर्घ उ ह्रस्व, ऑप्शन नंबर सी ओ संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर डी अह अनुनासिक। तो हम देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए की बात करें ई दीर्घ नहीं है क्योंकि ह्रस्व स्वर है। उ दीर्घ स्वर है तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये संयुक्त स्वर है, तो ये सही हो गया। तो 43 का जो सही जवाब है ये सी है। और डी की बात करें तो ये विसर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 44 की चर्चा करें हम तो जी का वर्ग है, कौन सा वर्ग है ये आपको बताना है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है ना। किस वर्ग में आता है, ये ह्रस्व वर्ग में आएगा, दीर्घ वर्ग में आएगा, ये आपको बताना है। साथ में उच्चारण स्थान आपको बताना है री का। तो आप ऑप्शन देखेंगे दीर्घ स्वर में आता है या तालव्य हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त और कंठ की बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन ह्रस्व और कंठ की बात कर रहा है, और चौथा ऑप्शन दीर्घ और दंत की बात कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि री का उच्चारण कंठ से होता है और ये एक प्रकार का ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देखना आपको ह्रस्व और कंठ दोनों साथ में कहाँ दिए हुए हैं, तो ह्रस्व और कंठ। तो री का सही आंसर हो गया सी, कि री का जो है ये ह्रस्व स्वर के वर्ग में आता है और उच्चारण हो गया कंठ। यहां तक के हमने इसके स्वर के एमसीक्यू देखे हैं। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद हम कुछ जो है व्यंजन के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे आपके व्यंजन चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला में शुद्ध रूप से मान्य व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न है इसका कि भाई कितने व्यंजन हैं। अब आपको मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई मान्य रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे 33 है, इसके लिए आपको हमारा पुराना लेक्चर देखना होगा, उससे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अ, क, ट और स। अब जैसे कि आप इतना ही पढ़ के इसका आंसर आप निकाल चुके होंगे कि कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो अ है वो क्या है, स्वर है, बाकी सब के सब क्या है, व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, न किस प्रकार के वर्ग में आता है? किस वर्ग में आ रहा है न? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन है प वर्ग, सेकंड ऑप्शन त वर्ग, थर्ड ऑप्शन ट वर्ग और च वर्ग। तो आप देखोगे कि न किस में आ रहा है। तो आपको पता है
ट, ठ, ड, ढ और न। मतलब ये किस वर्ग में आ गया? ये जो है ट वर्ग में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ट वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, श्र किस प्रकार का वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 4, श्र किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन है आपके पास मूल व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन और चौथा है स्वर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा कि जो श्र है ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? ये श और र से मिलकर बना हुआ है। तो श और र से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस श्र हम संयुक्त व्यंजन में रखते हैं, ना कि मूल व्यंजन में। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। जो श्र है ये संयुक्त व्यंजन है। ह किस प्रकार का व्यंजन है? आपके पास ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है अनुनासिक व्यंजन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ह जो है एक प्रकार का ऊष्म व्यंजन है। मैं आपसे पूछूं कि भाई ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा पिछला, कि भाई ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म ऊष्मा हवा निकलती है, तो इसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और कौन से ऊष्म व्यंजन अन्य हैं? तो आपको याद रखना है कि श, स और ह ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो ह जो है ऊष्म व्यंजन है, ये इसका सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। तो य, र, ल और स, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। य, र, ल, देखो य, र, ल और व, ये 4 के 4 जो है अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर स दिया हुआ है, जिसको पहले हमने अभी देखा कि जो स है ये ऊष्म व्यंजन में आ रहा है, न कि अंतस्थ व्यंजन में आ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, या का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, या का उच्चारण स्थान क्या है? और इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। पहले इसका हम देखते हैं ऑप्शन कंठ, दूसरा ऑप्शन तालु, तीसरा है दंत और चौथा है ओष्ठ। तो या का उच्चारण कहां से होता है? तो सही इसका आंसर क्या है? तालु। ये आपको ध्यान रखना है कि या का उच्चारण तालु से होता है। और किस वर्ग में आता है? अगर आप देखें तो ये च वर्ग का अंतिम वर्ण है। च वर्ग का अंतिम वर्ण है या। आप देखोगे हमने 5 वर्ग देखे थे, क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प वर्ग हमने देखे। तो हमारा जो दूसरा वर्ग है च वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत ही या आ रहा है, इसका ये अंतिम वर्ण है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प का उच्चारण स्थान क्या है? अब जैसे आप प आपने बोला होगा, मैंने प बोला, आपने प बोलने का प्रयास किया, आप बोलने का प्रयास कीजिए तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ऑप्शन है कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। जैसे कि आपको पता है कि जो प है इसको हम ओठ की सहायता से कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया सी। तो प का उच्चारण है स्थान है ओष्ठ। तो प वर्ग के वर्ण आपको पता होना चाहिए। प वर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ और म, ये सब के सब जो प वर्ग का जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि हिंदी में कुल ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन अभी हमने आपको जस्ट इसके थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ऊष्म व्यंजन है कुल 4। और 4 कौन से हैं? चारों का नाम आपको याद रखना है। 4 ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह। कि 4 जो है ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
ड़ और ढ़ को मान्यता दी जाती है किस प्रकार के व्यंजन हैं? ड़ और ढ़। इसका आप इसका ऐसे ही उच्चारण होता है, इसका ड़ होता है, इसका ढ़ होता है, ढ़। तो मूल व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, विशेष ध्वनि है या संयुक्त व्यंजन है, इसको हम क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि ड़ और ढ़ को किस श्रेणी में रखते हैं हम? तो याद रखिएगा, इसे हम विशेष ध्वनि की श्रेणी में रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रख लीजिएगा कि ड़ और ढ़ जो है विशेष श्रेणी की विशेष ध्वनि की श्रेणी में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त तो होते हैं लेकिन पारंपरिक व्यंजन की सूची में इसको हमने शामिल नहीं किया हुआ है, तो इसको विशेष ध्वनि के अंतर्गत हम रख रहे हैं। यहाँ किस प्रकार का व्यंजन है? आपके पास ऑप्शन है ऊष्म, अनुनासिक, अंतस्थ और संयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? यहाँ किस प्रकार का व्यंजन है? तो सही आंसर इसका अनुनासिक। आपको पता होगा, हमने पढ़ा है कि 5 अनुनासिक व्यंजन है ना? 5 अनुनासिक व्यंजन है। कौन से? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि भाई एक तो इंगा है, इया है, न है, न है और म है। ये 5 अनुनासिक व्यंजन है। इसको याद रखना है आपको कि हिंदी में व्यंजन के अंदर अगर आपको 5 अनुनासिक व्यंजन मिल रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा गया था कि इया किस प्रकार का व्यंजन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। र का उच्चारण कहां से होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। र का उच्चारण कहां से हो रहा है? ऑप्शन आपके पास तालु, दंत, मूर्धा और कंठ। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए, आपको पता होना चाहिए। जो र है, र को जैसे आप बोलते हैं तो तालु के आगे और दांत के पीछे साइड कहीं ना कहीं इसका उच्चारण में वो भाग हमारी सहायता करता है। जब आप र बोलते हैं तो जब आप तालु से आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? मूर्धा। तो याद रखिएगा कि र का जो उच्चारण है वो मूर्धन्य उच्चारण है। मूर्धा से हम र का उच्चारण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है? श। तो आप देखिए, ऑप्शन आपके पास दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य और कंठ। आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि स का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मूर्धन्य ऊष्म व्यंजन है। स जो है मूर्धन्य ऊष्म व्यंजन, एक तो मूर्धा से उसका उच्चारण हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स का उच्चारण कहां से हो रहा है, तो मूर्धा से हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये ऊष्म व्यंजन है। तो सही आंसर क्या होगा 13वें का? सी। इसके बाद आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? मतलब तालव्य नहीं है, मतलब तालव्य से इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। आप देखोगे च, य, श और स। तो कौन सा उच्चारण भाई तालव्य नहीं है अगर आपसे पूछ ले जाए, तो आप देखोगे कि सही उत्तर जो है वो जो है कौन सा होना चाहिए? जो है स, क्योंकि जो स है वो तालव्य नहीं है। कौन सा वाला? श। अच्छा, इसमें तो इसका जो सही जो उत्तर होना चाहिए तालव्य नहीं है वो है डी, स। ठीक है, क्योंकि ये जो दंत है ना, इसमें कंफ्यूजन हो गया था कि ये जो है स ये दंत है, जो श है ये तालव्य है, यह भी तालव्य है और च तो तालव्य है ही। तो सही आंसर इसका हो गया डी, स। न किस वर्ग में आता है? बहुत छोटा सवाल, बहुत सिंपल सवाल। आपको पता होना चाहिए न किस वर्ग में आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और च वर्ग। आपको पता है कि न किस में आता है? त, थ, द, ध, न। तो कौन सा वर्ग हो गया? त वर्ग हो गया। तो ऑप्शन 15 का सही जवाब हो गया त वर्ग। झ का स्थान क्या है? आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि झ भैया कहां से इसका उच्चारण हो रहा है, आपके पास ऑप्शन है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। इसका सही उत्तर बताइए, आप प्रयास करिए बताने का। आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका सही जो आंसर है वो है तालव्य, क्योंकि ये च वर्ग में आता है। च वर्ग का चौथा अक्षर है झ, जिसका उच्चारण तालु की सहायता से हम कर रहे हैं।
इया किस वर्ण के बाद आता है? बहुत सिंपल सवाल। अगर आपको पूरा वर्ग पता है कि भाई इया जो है च वर्ग के अंतर्गत आता है तो आप तुरंत लिखोगे च वर्ग। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं जहां आपको कंफ्यूजन हो जाता है, आपको सोच रहे होंगे कि भाई क्या सरल सवाल है, पर भैया सवाल तो ऐसे ही है। ऑप्शन है झ, छ, ट और थ। इसका जो सही आंसर है वो है ए, झ। तो च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, झ के बाद आता है या। तो सही आंसर हो गया ए 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि कौन सा वर्ण व की तरह आधा स्वर और आधा व्यंजन कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल कि कौन सा वर्ण व की तरह आधा स्वर और आधा व्यंजन कहलाता है। मतलब आधा व्यंजन और आधा स्वर, जिसको आप अर्ध स्वर भी कह देते हैं। ऑप्शन आपके पास स, य, म और क। तो आपको याद रखना है जो अंतस्थ व्यंजन है ना, जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होगा? जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा, य, र, ल और व। तो ये सब अंतस्थ व्यंजन है, इनको आप अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन। तो सही आंसर क्या हो गया? य। ये कौन सा वर्ण व की द्वारा आधा स्वर और आधा व्यंजन कहलाता है? तो राइट आंसर इज बी। तो य जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े। हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले व्यंजन कौन से हैं? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला व्यंजन कौन सा है हिंदी में? आपसे सवाल पूछ जाए तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही उत्तर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला जो व्यंजन है वो है त। त का प्रयोग बहुत अधिक होता है शब्दों में। निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्गीय नहीं है? ठीक है, च, ल, ख, क वर्गीय नहीं है, मतलब इसे हमने किसी जो 5 वर्ग हैं, हमने वर्गीय व्यंजन पढ़ा है, जिसको आप स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जिसको आप वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो आपसे सवाल है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्गीय नहीं है? तो सही उत्तर आपको पता चल चुका होगा। ये सही उत्तर है ल, क्योंकि ल कैसा है? एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है, अवर्गीय व्यंजन है। और क, च, ट, त, प सब वर्गीय व्यंजन है के वर्ग है। तो च है, ख है, ग है, ये वर्गीय व्यंजन का हिस्सा है, परंतु ल जो है अवर्गीय है। क्यों है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि ल जो है कैसा है? अवर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व की श्रेणी में इनको हम चारों के चारों जो है अंतस्थ व्यंजन में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे है इंगा का उच्चारण किस शब्द में होता है? इंगा का उच्चारण किस शब्द में हो रहा है? अंग में, अंक में, रंग में और गगन में, गंगन में। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो सही इसका आंसर है ए कि इंगा का उच्चारण अंग में हो रहा है। एक्चुअल में आप अंग को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। तो सही आंसर हो गया अंग। एक्चुअल में सही हिंदी तो आपकी यही होगी, इस पे आप हलंत लगाइए, ये हो गया अंग। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, श्र किस दो व्यंजनों का संयुक्त रूप है? इसके पहले भी पूछा गया है ये। तो श्र एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन है आपके पास श, य, दूसरा ऑप्शन है स और र, तीसरा ऑप्शन है श और र और चौथा ऑप्शन है स और ल। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? तो सही आंसर हो गया सी। तो श्र है, श और र एक प्रकार से इन दोनों के संयोग से बनता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इनमें से कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है? आपको पता है कि जो स्पर्श व्यंजन का जो अंतिम पांचों वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसको हम अनुनासिक व्यंजन कह रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुनासिक नहीं है? तो म है, न भी है, ल नहीं है और इंगा भी है, क्योंकि ये तो भैया अंतस्थ व्यंजन है, ये अनुनासिक व्यंजन नहीं है। अब ड़ और ढ़ किस प्रकार के, किस वर्ण के विशेष रूप है ना, किस वर्ण से बने हैं? और मुझे लगता है कि इसका आंसर तो बिना ऑप्शन पढ़े आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो किससे दोनों वर्ण बने हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ड और ढ से ड़ और ढ़ बने हुए हैं। तो 24 का सही आंसर हो गया बी। अब 25 की तरफ चले कि हिंदी में श का प्रयोग किस प्रकार के शब्दों में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है तद्भव, देशज, तत्सम और विदेशी।
आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि श शब्द का षटकोण का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है तत्सम शब्द में होता है। संस्कृत से जो शब्द आए हैं उनको तत्सम शब्द कह रहे हैं, तो ऐसे शब्दों में श का उपयोग बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, फ किस प्रकार का व्यंजन है? फ, जब आप भ का उच्चारण करेंगे तो आपको आंसर इसका स्पष्ट हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य और कंठ। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ओष्ठ। भ का उच्चारण आप ओष्ठ की सहायता से करते हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 पर, श और स में क्या अंतर है? ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है, उच्चारण स्थान का अंतर है, मात्राएं का अंतर है, व्यंजन और स्वर है। तो आप बताइए कि भाई अंतर तो है इसमें, सिर्फ उच्चारण स्थान का अंतर है। कैसे उच्चारण का स्थान का अंतर है? अगर आप देखेंगे तो स है, इसके पहले हमने देखा ये दंत है, और जो स है ये कैसा है? तालव्य है। बस यही इसका आंसर है। भाई उच्चारण स्थान का इसमें अंतर आपको दिखाई दे रहा है। श जो है ये कैसा है? तालव्य है, और स जो है दंत है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यह किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? तो बहुत ही सिंपल सवाल, परंतु कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ज्ञ है किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? ऑप्शन आपके पास ए है ज और न, बी है ग और न, सी है ज और इया, और डी है च और इया। सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। बताइए आप। ये जो ज्ञ है एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है, और जो दो वर्णों से मिलकर बन रहा है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, तो उसका जो आंसर है ज और इया, ये एक प्रकार के संयुक्त व्यंजन है। और इससे जो बनता है ज्ञ, ज्ञानी का जिसको बोलते हैं, या ज्ञानी का भी बोल सकते हैं, इसका उच्चारण दोनों प्रकार से किया जा सकता है। तो ज और इया से मिलकर बनता है ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 29, न और इया में समानता है, क्योंकि ये सभी क्या है? ऑप्शन आपके पास मूर्धन्य है, अनुनासिक है, दंत है, उष्म है। द राइट आंसर इज, क्या आंसर हो सकता है इसका? कि भाई ये सबके सब क्या है? अनुनासिक है। दो अनुनासिक और कौन से हैं आप बताइएगा, ठीक है जी। इसके बाद अच्छा, ये तीनों नासिक ध्वनि वाले हैं, तो इसको हम अनुनासिक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। छ किस प्रकार का व्यंजन है? उष्म, संयुक्त, तालव्य, अंतस्थ। छ, अब आप छ का उच्चारण करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो है किस वर्ग में आ रहा है? ये च वर्ग में आ रहा है, और च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालव्य से होता है। तो इसका तो सही आंसर हो गया तालव्य। तो छ किस प्रकार का व्यंजन है? तालव्य आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो य का वर्गीकरण किस प्रकार के व्यंजनों में होता है? ऑप्शन आपके पास उष्म, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ, तीसरा है अनुनासिक, और चौथा है मूर्धन्य। तो यह जो है अभी आपके थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इनको हम अर्ध स्वर भी कह रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन भी कह रहे हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन आधा स्वर और आधा व्यंजन हम कह रहे हैं। तो इसको हम कौन से हो गई है अंतस्थ व्यंजन? आप बताइए। तो य, र, ल, व, ये पूरे के पूरे अंतस्थ व्यंजन है। तो य का वर्गीकरण किस प्रकार के व्यंजनों में होता है? तो सही आंसर हो गया अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठ से उच्चारण नहीं हो रहा है? तो आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, प, व, फ, भ। तो सही आंसर आपको पता चल चुका होगा कि भैया प तो है, ओठ से होता है। व जो है कहां से होता है बताइए? ये व जो है अंतस्थ व्यंजन है। फ प वर्ग होस्ट, और भ प वर्ग होस्ट। सही आंसर क्या हो गया इसका? व। 33 की बात करें, न शब्द का सही उच्चारण किस शब्द में नहीं होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल ये, न शब्द का सही उच्चारण किस शब्द में नहीं होता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो प्राण, गणेश, पठन और विज्ञान। न का सही उच्चारण किस में नहीं होगा? प्राण में बिल्कुल होगा, गणेश बिल्कुल सही है, पठन तो थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये विज्ञान ऐसा लिखा रहना था, क्योंकि विज्ञान को हम ऐसा नहीं लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन ये एक्चुअली सही दे दिया है, तो ऑप्शन में ये रहना था विज्ञान। तो विज्ञान में यहाँ पे न का उच्चारण नहीं होता है,
ये ऐसा विज्ञान लिखा जाता है। इसमें कहाँ मिस्टेक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है, व, तो 34 कंठ, तालु, थर्ड ऑप्शन है ओष्ठ और दंत, और फोर्थ ऑप्शन है मूर्धा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका जो सही आंसर है वो है ओष्ठ और दंत। तो इसमें क्योंकि वह जो है अर्ध ओष्ठ और दंत का उपयोग उसमें हो रहा है, इसलिए थोड़ा विशिष्ट भी हो जाता है। तो वह का उच्चारण आपसे पूछा जाए तो सही आंसर क्या बताओगे, ओष्ठ और दंत। ठ का स्वरूप सही है, कौन सा स्वरूप सही है ठ का, आपसे पूछ ली जाए तो दंत है, तालव्य है, मूर्धन्य है और ओष्ठ है। ठ आपको पता है कि ठ जो है ट वर्ग में आता है और ट वर्ग कौन सा है, मूर्धन्य में है। ठ ट वर्ग में आता है और ट वर्ग कौन सा है, मूर्धन्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ठ का मूर्धन्य। इतने बार सुन के आप तो सीधे डायरेक्ट आंसर बता जाओगे आप। स श स को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो अनुनासिक, उष्म, संयुक्त और अर्धस्वर। ये आपके 4 ऑप्शन रहे और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको रट चुका होगा, इतने बार हम देख चुके हैं। तो श को उष्म जो है व्यंजन के रूप में, के ग्रुप में शामिल इसमें किया जा रहा है। यहाँ किस वर्ण का अंतिम अक्षर है, इसको डबल से रिपीट किया गया है कि यहाँ, और इसका सही आंसर क्या है, च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, यानी शब्द में यह किस प्रकार का व्यंजन है, उष्म, संयुक्त, अंतस्थ और अवर्गी। तो इसका भी आपको पता चल चुका है आंसर। अब इसके पहले हमने देखा कि च प्लस इया को जोड़ के हम एक प्रकार से हम ज्ञ बना रहे हैं। तो ज्ञानी में जो ज्ञ है ये एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, संयुक्त व्यंजन। 39 की बात करें, ढ किस प्रकार का या किस वर्ग का सदस्य है, ढ, ढ किस में आता है, ट, ठ, ट, ठ, देखो ट, ठ, ड और ढ और न। तो ये किस वर्ग का आ गया, ट वर्ग का। ढ किस वर्ग का है, ट वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ह व्यंजन की प्रकृति कौन सी है, इसका आंसर बताइए आप। ह व्यंजन ऑप्शन आपके पास उष्ण, तालव्य, अनुनासिक और अंतस्थ। जैसे कि हम अभी तक के देख चुके हैं, तो सही आंसर क्या है इसका, उष्म। उष्म व्यंजन 4 उष्म व्यंजन है, कौन से कौन से, घर्षण युक्त भी, घर्षी, संघर्षी व्यंजन भी इसको कहते हैं। तो उष्म व्यंजन श, श, स और ह। तो सही आंसर उसका हो गया ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम आगे बढ़े, तो निम्न में से सही जोड़ी कौन सी है आपको बताना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ट दंत, दूसरा ऑप्शन च कंठ, झ तालव्य और स तालव्य। तो सही इसका आंसर क्या हो गया, जो झ है ये जो है तालव्य है, बाकी सब के सब गलत है। गलत क्यों है, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इनका, आप बताइए कि ट किस वर्ग में आ रहा है, च किस वर्ग में आ रहा है और श किस वर्ग में आ रहा है ना। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी चुनना है डबल से आपको। य उष्म है, श अंतस्थ है, इंग अनुनासिक है और ल मूर्धन्य है। इसका सही आंसर क्या होगा आप जरा बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बाकी तीनों के तीनों गलत है। जो इंगा है ये अनुनासिक है, जो य है ये अंतस्थ व्यंजन है, जो स है ये उष्म व्यंजन है और जो ल है ये भी अंतस्थ व्यंजन है। आई होप बाकी ऑप्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे, इससे आपको रिवीजन बढ़िया हो रहा है। कौन सा गलत है आपको बताना है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। ट वर्ग, व वर्ग, त वर्ग, य वर्ग दिया हुआ है। ट वर्ग मूर्धन्य, व वर्ग ओष्ठ, त वर्ग दंत और य वर्ग अंतस्थ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, व, है ना। सॉरी, जो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व, ओष्ठ। क्योंकि व जो कैसा है, एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है ना। और कुछ लोग इसको आंशिक ओष्ठ मानते हैं, परंतु शुद्ध जो है ओट इसको हम नहीं कह सकते। तो सही आंसर क्या हो गया इसका बी, बाकी सब गलत है।
सही जोड़ी बनाना है आपको। श मूर्धन्य, स तालव्य, फ कंठ और झ मूर्धन्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स। ये जो है मूर्धन्य में आ रहा है और ये जो स है ये दंत में आता है, फ ओष्ठ में आता है। ये आपको पता है बहुत अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम आगे बढ़े। फिर सही वर्ण वर्ग की जोड़ी बनाना है। पहला ऑप्शन है आपके पास ब प वर्ग में है, बी ऑप्शन है न च वर्ग में, सी ऑप्शन है ठ त वर्ग में और ज ट वर्ग में। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है प जो है ब वर्ग में शामिल है तो ये बिल्कुल सही है, परंतु जो न है ये त वर्ग में है, जो ठ है ये ट वर्ग में है और जो ज है ये च वर्ग में है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर क्यों बाकी सब गलत है और ए ऑप्शन सही है। बस अंतिम 4 सवाल और बचे हैं। सही वर्ण का उच्चारण स्थान युग्म आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 46। ऑप्शन नंबर ए म जो है ओष्ठ, ऑप्शन बी स मूर्धन्य, ऑप्शन सी झ कंठ और ऑप्शन डी ल तालव्य। तो सही आंसर क्या इसका हो गया? म जो है इसका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, श का तालव्य से होता है, झ का भी तालव्य से होता है और ल जो है एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है। क्यों गलत है बाकी सब और क्यों म सही है ये आपको क्लियर हो चुका है। 47 की बात करें, निम्न में से कौन सा गलत युग्म कौन सा है आपको ये बताना है कि भाई कौन सा गलत है। तो न ट वर्ग, ट मूर्धन्य, छ तालव्य और भ तालव्य। तो आपको पता चल चुका है कि भैया जो भ है वो तालव्य नहीं है, भ जो है ओठ से बोला जाता है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। बाकी तीनों के तीनों सही है। न ट वर्ग में है, ड मूर्धन्य है और छ तालव्य है। भ कैसा है? ओष्ठ में, ओष्ठ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, आपको सही जोड़ी बताना है। तो इसमें ग जो है कंठ से, दूसरा ऑप्शन है र तालव्य से, तीसरा ऑप्शन है इया दंत से और चौथा ऑप्शन है थ मूर्धन्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ग। ग का उच्चारण क ख ग पहले वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है तो पहला सही है। र मूर्धन्य है, इया तालव्य है और थ दंत है। डबल से कह रहा हूं, र जो है मूर्धन्य है, इया जो है तालव्य है, थ जो है दंत है। तो ये तीनों गलत है और बाकी ग जो है कंठ से उच्चारित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, सही वर्ण प्रकार की जोड़ी बनाना है। ऑप्शन है व अर्धस्वर, फ अनुनासिक, र उष्म और श अंतस्थ। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वह है, इसको आप अर्धस्वर की श्रेणी में रखते हैं। फ ओष्ठ से उच्चारित होता है, र अंतस्थ है और स कैसा है? उष्म है। तो अर्धस्वर कौन सा हो गया? व। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि अंतिम सवाल है, कौन सी जोड़ी सही है? सही जोड़ी ट तालव्य पहला ऑप्शन, दूसरा है य मूर्धन्य, तीसरा है श मूर्धन्य और चौथा है ल उष्म। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए आप। अंतिम सवाल है हमारा। तो सही जो आंसर है श मूर्धन्य, बाकी सब गलत है क्योंकि ट भी कैसा है? मूर्धन्य है, य कैसा है? अंतस्थ है और ल कैसा है? ये भी अंतस्थ है और श मूर्धन्य है। तो सही आंसर इसका हो गया सी। आप बताइएगा क्या आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। टोटल लगभग हमने 80 से 85 क्वेश्चन हमने देखे हैं और इसकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा, जिससे आपको इससे सवाल आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट्स करिए।